नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपना हिंदी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। क्रिया आप सभी जानते हैं हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है कि इसमें थोड़े से कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स आ जाते हैं और वो सारे के सारे कन्फ्यूजन मैं आज आपके क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम आज की वीडियो में क्रिया के बारे में क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम क्रिया का परिचय देखेंगे, उसकी परिभाषा के द्वारा समझेंगे क्रिया क्या चीज होती है। फिर हम देखेंगे क्रिया का मूल रूप। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि क्रिया के हमारे जो भेद कितने होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में और अंत में हम पढ़ेंगे क्रिया के काल के बारे में। तो ये सारे टॉपिक हम आज 1 बाय 1 क्लियर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से आप देखेंगे, बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो में जोड़ लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्रिया हमारी कहते किसको है। जिन शब्दों से किसी कर्म कार्य के होने या करने अथवा किसी प्रक्रिया में होने का बोध हो, उन शब्दों को क्रिया कहते हैं। तो किसी भी कार्य के होने का बोध हो, करने का बोध हो या फिर प्रक्रिया में होने का बोध हो, उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। दूसरे शब्दों में कहें, जिन शब्दों से हमें क्या पता चले कि कार्य हमारा हो गया है, कार्य हमारा कोई किसी ने किया है, कार्य हो रहा है, कार्य कोई कर रहा है, इन सब शब्दों को हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे राम खाना खाता है। अब यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि जो क्रिया है उसके जो कार्य है क्या कार्य हो रहा है? खाना खाने का कार्य हो रहा है। तो किस शब्द से हमको पता चल रहा है कि भाई ये कार्य हो रहा है? खाता है। जो ये खाता शब्द है इससे हमको पता चल रहा है कि भाई क्या कार्य हो रहा है? खाना खाने का कार्य हो रहा है। तो ये शब्द क्या है? ये शब्द क्रिया है। रेखा खेल रही है, तो कार्य क्या हो रहा है? खेल रही है। किससे पता चल रहा है? खेल रही है। इस शब्द से हमें पता चल रहा है खेलने से कि भाई क्या काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। वह बंबई गया, जाने का पता चल रहा है कि भाई बंबई जाना हुआ, उसका चला गया है वो बंबई। किस शब्द से पता चल रहा है? गया से। वह बह रही थी, तो बह रही में क्या है? ये जो हमारी क्रिया है, कौन सी क्रिया हो रही है? बहने की क्रिया हो रही है। नदी बह रही थी, तो बहने की क्रिया किससे पता चल रहा है? बह रही शब्द से पता चल रहा है। अब इसमें क्या है? ये सारे के सारे शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। ठीक है। तो क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का होने का बोध हो प्रक्रिया में, यानी कार्य हमारा चल रहा है, कंप्लीट हो गया है, बस कार्य के क्या हो? होने का या फिर करने का बोध हो, उससे क्या होगा? उसे क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलेंगे बच्चों क्रिया। अब देखिए क्रिया का निर्माण होता कैसे है। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। धातु वह मूल शब्द है जिससे किसी भी क्रिया का क्या होता है? गठन होता है। जैसे हमारी ये जो लिखना क्रिया है, लिखना क्रिया कैसे बनी है? एक इसका धातु रूप है क्या? लिख, प्लस उसमें हमने क्या करा? ना प्रत्यय जोड़ा। तो धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ने से क्या हुआ? हमारी क्रिया बन गई। तो क्रिया किससे बनती है हमारी? धातु रूप में कोई भी प्रत्यय, अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से अलग अलग क्रियाएं बनती हैं। इस धातु रूप को हम क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं या फिर मूल क्रिया कहते हैं। क्रिया मूल भी कहते हैं, धातु भी कहते हैं, किसी भी नाम से इसको हम पहचान लेते हैं। क्रिया का सामान्य रूप क्या होगा? देखिए वो तो हो गया धातु रूप। सामान्य रूप क्या होगा कि जब हम किसी भी धातु रूप में ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो जो हमारी क्रिया बनेगी वो हमारी क्या होगी? वो क्या होगा? हमारा क्रिया का मूल रूप होगा। किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर जो भी हमारा क्रिया का रूप बनेगा, जो भी हमारी क्रिया बनेगी, वो क्या कहलाएगी? क्रिया का सामान्य रूप कहलाएगा। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, पीना, आना जाना, खाना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया के जो हमारे धातु रूप हैं उनमें ना प्रत्यय जोड़ के क्रिया का रूप बनाया गया है और इसको हम बोलते हैं क्रिया का सामान्य रूप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धातु। धातु मैंने आपको बताया क्या? क्रिया के मूल स्वरूप को धातु कहते हैं। जैसे आ, अब आ में आप जोड़ोगे ना तो आना हो जाएगा, जा जोड़ दोगे तो आजा हो जाएगा।
अलग अलग आप इसमें प्रत्यय जोड़ोगे तो अलग अलग रूप क्रिया के बनते चले जाएंगे। लेकिन जो हमारा मूल रूप है वो क्या है? आ, जा, खा, पी, पढ़, लिख, चल, हंस, गा, सो, सक, खेल, देख, सुन, बैठ, ये सब क्या है? क्रिया के धातु रूप हैं। इनमें हम अलग अलग प्रत्यय जोड़ते हैं तो हमारी अलग अलग क्रियाएं बनती हैं। ठीक है, इनको हम और क्या कहते हैं? क्रिया मूल भी कहते हैं, धातु भी कहते हैं, क्रिया का मूल रूप भी अगर लिखा हो कहीं पर तो उसको भी, ये सब क्या है? एक ही चीज है। इनसे अनेक क्रियाएं बनती हैं। एक धातु रूप से मैंने आपको बताया अलग अलग प्रत्यय जोड़ के कई सारी क्रियाएं बनती हैं। जैसे लिख से देखिए क्या क्या बन सकता है? लिखा, आ जोड़ दिया, लिखता, ता जोड़ दिया, लिखते, ते जोड़ दिया, लिखती, ती जोड़ दिया, लिखूं, ऊ जोड़ दिया, लिखूंगा, ऊंगा जोड़ दिया, लिखेंगे, एंगे जोड़ दिया, लिखी, थी, है ना? तो ये सब क्या है? हमारे धातु रूप में अलग अलग प्रत्यय जोड़ के एक ही धातु से कई सारी क्रियाएं बनाई जाती हैं। अब धातु के मूल रूप की पहचान क्या है? बहुत ही आसान पहचान है। आपको जो भी क्रिया दी रखी हो उसमें अगर आपको धातु पहचानना है तो उसमें से क्रिया का मूल रूप निकालिए और उससे पहले क्या लगा कर देखिए? तू लगा कर देखिए। अगर तू लगाने पर आपका क्या एक आज्ञार्थक वाक्य बन जाए तो इसका मतलब वो हमारा क्या है? क्रिया का मूल रूप है। जैसे तू लिख, तू पी, तू जा, तू खेल, तू हंस, ये सब क्या है? क्रिया के मूल रूप हैं। अब आपको कहीं लिखा हुआ मिले भाई हंसना, है ना? हंसना कहीं लिखा हुआ मिले कि भाई इसका मूल रूप बतलाइए। अब इसमें आप कंफ्यूज आएंगे, हंसता तो नहीं है, हंसते तो नहीं है, क्या होगा इसका मूल रूप? तो आपको क्या करना है? तू लगाना है और देखना है कि तू के आगे कौन सा इसका रूप आ सकता है। तू हंसता, तू हंसती, ये नहीं आएगा क्या? तू हंस, तू हंस, तू हंस आते ही क्या हो गया? एक आज्ञार्थक हमारा वाक्य बन गया। तू लिख, तू पढ़, तो क्रिया के धातु रूप को, मूल रूप को कैसे पहचानेंगे हम? उसके आगे तू लगा देंगे तो हमारा क्या होगा? एक आज्ञार्थक वाक्य बन जाएगा। इससे बहुत ही इजीली हम क्या कर सकते हैं? क्रिया को, क्रिया के मूल रूप को पहचान सकते हैं। अब देखिए, अब आती है हमारी मेन चीज, क्या? कि क्रिया के भेद। क्रिया के देखिए बच्चों बेसिकली दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। बाकी और भी बहुत सारे भेद होते हैं, द्विकर्मक भी होता है कई जगह, और भी आप बुक्स में पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हिंदी के सिलेबस के हिसाब से जो हमारे क्रिया के मूल रूप हैं वो हमारे दो ये मेन रूप हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसके अलावा एक और है प्रेरणार्थक क्रिया, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। सकर्मक क्रिया हमारी क्या होती है? जिस क्रिया के व्यापार का यानी कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म अवश्य होता है। इन क्रियाओं में क्या मिलेगा आपको? कर्म अवश्य मिलेगा। वहां पर क्या होगी? हमारी सकर्मक क्रिया होगी। यानी क्या क्या चीज है इसमें? एक तो हमारा कर्ता होगा और प्लस हमारा वहां पर कर्म भी होगा। कर्ता और कर्म जहां पर भी आपको दोनों मिल जाएं वहां पर आपको तुरंत क्या करना है? सकर्मक क्रिया लगा देनी है या पहचान लेना है कि इसमें सकर्मक क्रिया है। जैसे हम देखें, मोहन ने खाना खाया। अब देखो यहाँ पर हमारा कर्ता भी है और कर्म भी है। सीता ने पत्र पढ़ा, सीता भी है और पत्र भी है। तो ये क्या है हमारी? ये सब हमारी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया की पहचान, जहां पर कर्ता और कर्म दोनों मौजूद हों वो हमारी क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी। अनुराग ने फल खरीदे, कर्ता कर्म। राम ने रावण को मारा, कर्ता कर्म। बच्चे सीरियल देख रहे हैं, कर्ता कर्म। तो कर्ता और कर्म दोनों जहां पर उपस्थित होंगे और जो क्रिया का हमारा मेन उद्देश्य है या मेन जो उसका प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा होगा? कर्म पर पड़ रहा होगा। तो वो क्या होगी? हमारी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक, कई सारे बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से जानते भी होंगे और पढ़ते भी होंगे। लेकिन एग्जाम में जब आप देखोगे कि क्वेश्चन में देखिए घुमाया कैसे जाता है, घुमाया ऐसे जाता है कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कर्म उपस्थित नहीं होता परंतु कर्म की आवश्यकता बनी रहती है। ऐसी क्रिया भी सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी इन क्रियाओं में क्या है? कर्म नहीं होगा।
इन वाक्यों में क्या है, कर्म हमारा मौजूद नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो क्या होंगी, सकर्मक क्रिया होंगी। तो उनको कैसे पहचानेंगे, उनकी पहचान ये है कि उन वाक्यों में क्या होगा, कर्म की आवश्यकता बनी हुई होगी। इस बात का क्या मतलब है, देखते हैं, चलिए। राम पढ़ता है, अब यहां पर राम पढ़ता है, करता है, क्रिया है, कर्म नहीं है, लेकिन कर्म की आवश्यकता बनी हुई है। जैसे आप इनको कैसे पहचानोगे, कर्म की क्या पहचान होती है, अनुराग ने फल खरीदे, तो अनुराग ने क्या खरीदा, क्या लगाने के बाद क्या आएगा आंसर, अनुराग ने फल खरीदे। तो दो शब्द हैं हमारे, क्या और किसे या किसको, ये दोनों शब्द हमारे क्या होंगे, कर्म के स्थान पर आएंगे, और कर्म के स्थान पर आने पर क्या होंगे, ये एक सेंटेंस बनाएंगे जिनका उत्तर क्या होगा, कर्म होगा। जैसे राम ने क्या खरीदा, राम ने फल खरीदे। राम ने किसको मारा, राम ने रावण को मारा। बच्चे क्या देख रहे हैं, बच्चे सीरियल देख रहे हैं, है ना। तो ये सारे हमारे जितने भी कर्म हैं, इनकी जगह पर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है या फिर किसे आ रहा है, उसका हमें अर्थ कर्म के रूप में मिल रहा है। अब इन सेंटेंस में क्या है, इनमें कर्म नहीं है, लेकिन क्या और किसे की गुंजाइश या आवश्यकता है। जैसे राम क्या पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, तो यहां पर क्या है, कर्म की आवश्यकता है कि कर्म यहां पर होना चाहिए था। हमें पता रखते हैं हम कि भाई राम पुस्तक पढ़ता है, राम पत्र पढ़ता है, राम न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो क्या है, कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, कर्म की आवश्यकता यहां पर बनी हुई है। सुधा खेल रही है, क्या खेल रही है, बैडमिंटन खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है, लूडो खेल रही है, क्या खेल रही है। तो ऐसे सेंटेंस में क्या होगा, जहां पर भी कर्म की आवश्यकता बनी हुई हो, उसको आप कैसे पहचानोगे, आप इन दोनों शब्दों को लगाकर देख लोगे कि भाई हमारा सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, उचित सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमारा वाक्य का कुछ अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। तो वहां पर क्या होगा, हमारा सकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्म उपस्थित नहीं है लेकिन कर्म की आवश्यकता बनी हुई है, तो क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब जब आप अकर्मक क्रिया देखोगे तब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि आवश्यकता बनी रहने का क्या मतलब है। चलिए देखते हैं, जिन क्रियाओं में कोई कर्म नहीं होता और उनके व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी सीधे सीधे पहचान इनकी क्या है कि इनमें कर्म की ना तो कर्म होता है और ना ही आवश्यकता होती है। कैसे, बालक रोता है, अब आप क्या ये लिखोगे कि बालक क्या रोता है, यहां पर क्या की आवश्यकता है, नहीं है। बालक रोता है, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है, क्या की आवश्यकता नहीं है, और क्या लगा के भी कोई हमारा मीनिंगफुल वाक्य नहीं बन रहा। तो ये रोना जो क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है। और वहां पर जो पढ़ता है, पढ़ना कैसी क्रिया थी, वो सकर्मक क्रिया थी। ऐसे ही गेहूं पिस रहा है, अब गेहूं पिस रहा है में हमारा क्या है, कर्म नहीं है, तो यहां पर भी हमारी अकर्मक क्रिया होगी। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा जहां पर क्या हो, कर्म और कर्ता दोनों हो, सकर्मक क्रिया, कर्म ना हो लेकिन कर्म की आवश्यकता बनी हुई हो, सकर्मक क्रिया, कर्म ना हो और कर्म की कोई आवश्यकता भी ना हो, तो अकर्मक क्रिया। तीसरा मैंने आपको बताया था प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता कोई भी कार्य स्वयं ना करके किसी और से करवा रहा हो, किसी और को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा हो, किसी और से काम ले रहा हो, तो वहां पर क्या होगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे मोहन बरखा से पत्र लिखवाता है, मोहन बरखा से पत्र लिखवाता है, तो लिखवाता है, बनवाता है, सुनवाता है, जहां पर भी आपको वाता वाले ये शब्द मिलेंगे वहां पर क्या होगी, हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दूसरी पहचान कि जो हमारा मेन करता होगा वो कार्य खुद नहीं कर रहा होगा, वो किसी और से करवा रहा होगा। वह तुमसे खेती करवाता है, वह तुमसे हल चलवाता है, तो ये सब क्या है, कार्य खुद ना करके किसी और से करवाए जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होगी। चलिए अब देखते हैं वाच्य क्रिया के वाच्य क्या होते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा किए गए विधान का प्रधान विषय कर्ता है,
कर्म है अथवा भाव है। जो क्रिया के द्वारा मेन कार्य किया गया उसका जो मेन हमारा प्रधान है वो कर्ता है या फिर कर्म है या फिर भाव है। दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमारी क्रिया लग रही है वो किसके हिसाब से लग रही है। यानी मैंने आपको बताया क्रिया के कई रूप होते हैं कि भाई अलग अलग प्रत्यय जोड़ोगे तो अलग अलग क्रियाएं बनेंगी। तो क्रिया का वचन, क्रिया का लिंग, ये सब किस पे डिपेंड कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारा क्या, उसे क्या कहते हैं, हम वाच्य कहते हैं। तो पहला देखते हैं हम, इसमें तीन तरीके की चीज हो सकती है कि क्या, कि भाई हमारा कर्ता पे डिपेंड कर रहे हो लिंग और वचन तो अलग वाच्य होगा, कर्म पर डिपेंड कर रहे हो तो अलग वाच्य होगा, भाव पर डिपेंड कर रहे हो तो अलग वाच्य होगा। तो सबसे पहला इसमें क्या है, सबसे पहला हम देखते हैं जहां हमारा क्रिया का जो ये लिंग और वचन है वो कर्ता पर निर्भर करता है, उसको बोलते हैं कृतवाच्य। कृतवाच्य क्या है हमारा, जहां पर क्रिया के जिस रूप में वाक्य के उद्देश्य का बोध हो उसे कृतवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होते हैं। यानी जो क्रिया का हमारा लिंग है, वचन है या फिर पुरुष है वो क्या होगा, हमारा कर्ता के अनुसार होगा। ठीक, जैसे रमा लिखती है, रमा लिखती है। अब देखिए रमा क्या है, कर्ता है, ये क्या है, इसको देखें तो ये एक वचन है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। और कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है। मेरे ख्याल से आपको सर्वनाम के ये भेद याद होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जब जो बोलने वाला है उसके बारे में बात हो रही हो, यानी मैं बोल रहा हूं तो मेरे बारे में जिससे बोली जा रही है वो, और अन्य पुरुष किसी तीसरे के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, रमा, भाई मैंने लिखा, आपने पढ़ा, लेकिन बात किसकी हो रही है, किसी तीसरी की हो रही है, रमा की हो रही है। तो रमा क्या हो गई, अन्य पुरुष हो गई, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। उसी के हिसाब से हमारी क्रिया भी आई। क्रिया भी क्या है, ये एक वचन क्रिया है, लिखती स्त्रीलिंग है और अन्य पुरुष है। ठीक है, तो लिखती है क्या है, अन्य पुरुष है, वह लिखती है, ये वो लिखती है, ये सब क्या है, किसी अन्य के बारे में जब आप बात कर रहे होंगे तब ये वाली क्रिया आएगी। तो हमारा क्रिया का वचन, लिंग और पुरुष किस पे डिपेंड करा, कर्ता पे डिपेंड करा। तो ये क्या हो गया, कृतवाच्य हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है, कर्ता ना होकर कर्म होता है, और लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसे उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया, अब देखिए कर्ता कौन है इसमें, मैं, लेकिन जो हमारी क्रिया ये लिखा गया ये किसके हिसाब से आई है, कर्म के हिसाब से। भाई ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म। अब कर्म के अनुसार हमारी क्रिया का लिंग और वचन है तो ये क्या है, कर्म प्रधान वाक्य है। इसमें जो ये हमारी क्रिया का हमने लिंग और वचन लिया है वो किस हिसाब से लिया है, उपन्यास। अब देखिए उपन्यास क्या है, एक वचन, लिंग क्या है इसका, पुल्लिंग है। ऐसे ही हमारी जो क्रिया है लिखा गया ये भी क्या है, एक वचन, और इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है। तो लिंग और वचन किस पे डिपेंड कर गए, कर्म पे। और एग्जांपल देख लेते हैं, चोर पकड़ा गया। अब चोर जो है पकड़ा गया तो किसी ना किसी ने तो पकड़ा होगा, कोई ना कोई तो कर्ता होगा इस क्रिया का। कर्ता हमारा यहाँ से है नहीं, तो हमारा क्या चीज मेन हो गई, कर्म मेन हो गई। तो हमारे जो ये कर्म वाच्य है इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होगा, सामान्यतः किन स्थितियों में होगा, जहां पर जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो, जब क्रिया का कर्ता अज्ञात हो अथवा उसके व्यक्त करने की आवश्यकता ना हो, तो वहां पर क्या होगा, हमारा कर्म वाच्य होगा। आज हुक्म सुनाया जाएगा,
अब इस सेंटेंस में कर्ता की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही कर्ता मौजूद है, लेकिन जो हमारा ये क्रिया का रूप है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कर्म पर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कर्म पर। हुक्म सुनाया जाएगा, हुक्म पुल्लिंग एक वचन, जाएगा सुनाया, सुनाया क्या है? एक वचन और पुल्लिंग। तो ये जहां पर भी आपको क्या हो, कर्ता मौजूद ना हो और कर्ता की आवश्यकता भी ना हो, वहां पर हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। और कहां पर भी हो सकता है ये यूज? जब कोई सूचना दी जाती है, जहां पर भी सूचना दी जा रही होगी वहां पर भी क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा। जैसे शीतकालीन अवकाश बदला गया, अब इसमें क्या है? सूचना दी जा रही है, आज शाम को नाटक दिखाया जाएगा, तो जहां पर भी सूचना दी जा रही होगी वहां क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कर्ता प्रस्तुत नहीं होगा। तीसरा हमारा क्या है? भाववाच्य। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी ना तो क्रिया का होना हो रहा हो उसमें, ना ही कर्म का पता चल रहा हो, लेकिन सिर्फ एक भाव का पता चल रहा हो, तो वहां पर क्या होगी? भाववाच्य क्रिया होगी। जैसे अब मुझसे लिखा नहीं जाता, तो यहां पर क्या है? ना क्रिया के होने से मतलब है, ना क्रिया हो रही है, ना हो चुकी है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक भाव है कि भाई मुझसे नहीं किया जाता ये काम, है ना। तो कहां पर, जहां पर भी इस टाइप का सेंटेंस आपको मिले कि मुझसे नहीं किया जाता, उससे नहीं हो सकता, उससे नहीं किया जाता है, तो ये सब क्या है? ये एक भाव है। तो जहां पर भी आपको इस टाइप के भाव मिलेंगे वहां क्या होगा? हमारा भाववाचक क्रिया, भाववाच्य होगा। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से तीनों चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा अपना, क्या कि जो हमारे क्रिया के मूल रूप में जो हमारे काल होते हैं, काल कौन कौन से होते हैं वो पढ़ते हैं। काल वैसे तो सभी बच्चे जानते होंगे कि काल किसको कहते हैं। हमारे काल जो है तीन होते हैं, कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ये तीनों सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। वर्तमान जो अभी है, भूत जो बीत गया, भविष्य जो आने वाला है। इसके हिसाब से हमारे ये काल होते हैं और इन काल के हिसाब से हमारा क्रिया का क्या होता है? रूप होता है। अब देखिए नॉर्मली तो ये तीन होते हैं, लेकिन इन तीनों में भी क्या है? इनके अलग अलग चार चार पांच पांच क्या है? भेद है। उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं कौन सा? वर्तमान काल। वर्तमान काल। वर्तमान काल कितने होते हैं हमारे? वर्तमान काल के हमारे 5 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा तात्कालिक वर्तमान, तीसरा पूर्ण वर्तमान, चौथा संदिग्ध वर्तमान, और पांचवा संभावित वर्तमान। सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभावित वर्तमान। मेरे ख्याल से जब आपने कभी अगर इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस पढ़े होंगे तो आपने वहां पर पढ़ा होगा पास्ट, प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। उसी तरह से ये हमारे क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। सामान्य वर्तमान काल हमारा क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल हमारा वो होता है जिसमें हमारी एक जो क्रिया है वो वर्तमान में होती है और उसके अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ये सब चीजें आती हैं। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, तो ये क्या है? जहां पर भी आपको ता है मिल जाए, ते है मिल जाए, ती है मिल जाए, वो क्या होगा? सामान्य वर्तमान। तत्कालिक वर्तमान,
राम पढ़ रहा है, रहा है, रहे है, रही है, रहे, ये सब किस में आएंगे? तत्कालिक वर्तमान में। राम पढ़ चुका है, ये किस में आएगा? हमारा पूर्ण वर्तमान में, यानी कार्य जो है वो अभी अभी प्रेजेंट में हमारा पूरा हो चुका है। इसकी पहचान क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सारे के सारे इसमें क्या आएंगे? हमारे शब्द आएंगे। अब क्या है? संदिग्ध वर्तमान में क्या है कि जो हमारा कार्य है वो हो तो प्रेजेंट में रहा होगा या प्रेजेंट में होना होगा, लेकिन उसमें क्या है? कुछ संदिग्ध होगा, कंफर्म नहीं होगी बात। जैसे राम पढ़ता होगा, ता होगा, ते होगी, ती होंगे, ये सब क्या आएंगे? हमारे संदिग्ध वर्तमान में आएंगे। कि क्या है? यहाँ पर संदिग्धता है, कंफर्म नहीं है कि पढ़ रहा होगा या पढ़ता होगा कि नहीं, लेकिन आइडिया लगाया जा रहा है कि भाई राम जो है पढ़ता होगा। फिर आता है संभाव्य, या फिर इसको संभाव्य भी बोलते हैं, संभाव्य वर्तमान या संभावित वर्तमान। इसमें क्या होगा? संभावना होगी कि संभवतः राम पढ़ता हो, संभावना करी जा रही कि शायद राम पढ़ता हो, काश राम पढ़ता हो, संभवतः राम पढ़ता हो। तो जहां पर भी इस टाइप का सेंटेंस आपको मिलेगा वहां क्या होगा? आपका संभाव्य वर्तमान काल होगा। संदिग्ध वर्तमान काल कि प्रेजेंट में काम हो रहा है लेकिन कंफर्म नहीं है। पूर्ण वर्तमान काल कार्य प्रेजेंट में पूरा हो चुका है। तात्कालिक कार्य प्रेजेंट में चल रहा है। सामान्य वर्तमान काल ता है, ती है, ते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे? वर्तमान काल के उदाहरण टाइप्स हैं। अब देखते हैं हमारा क्या? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है बच्चों? हमारा जो हमारा समय बीत चुका है, यानी जो भी कार्य हमारा, जो भी क्रिया हमारी बीते हुए समय में हुई है, गुजरे हुए समय में हो चुकी है, वो क्या है? भूतकाल है। इसके कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला है सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल। दूसरा आसन्न भूतकाल। तीसरा पूर्ण भूतकाल। चौथा अपूर्ण भूतकाल। पांचवा संदिग्ध भूतकाल। और छठा हेतुमद भूतकाल। भूतकाल के हमारे 6 भेद हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। तो देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? हेतुमद भूतकाल जो है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं हम सामान्य भूतकाल क्या है। सामान्य भूतकाल का उदाहरण देखते हैं, जैसे सीता गई। आसन्न भूतकाल सीता गई है। पूर्ण भूतकाल सीता जा चुकी थी। अपूर्ण भूतकाल सीता जा रही थी। ये चारों टाइप आपने बहुत अच्छे से जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे इंग्लिश में। ये दो जो हैं हमारे हिंदी में क्या होते हैं? नए टाइप हैं। जैसे कि संदिग्ध में क्या है? संदिग्ध में मैंने आपको बतलाया कि कार्य क्या होगा? पास्ट में हुआ होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ
कंफ्यूजन होगा, जैसे सीता गई होगी, सीता क्या है, गई होगी, यानी हम पास्ट की बात बता रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं है कि गई के नहीं, कंफर्म नहीं पता, लेकिन हम आइडिया लगा रहे हैं, संदिग्धता है यहाँ पे कि सीता क्या है, गई होगी। अब हेतु हेतु मत क्या होता है हमारा, हेतु हेतु मत हमारा होता है कि क्रिया जो है हमारी होने वाली थी पर हुई नहीं थी, यानी क्रिया जो थी हमारी भूतकाल में होने वाली थी पर हुई नहीं। जैसे सीता जाती, यानी सीता को पास्ट में कहीं पर जाना था, वो जाती लेकिन गई नहीं, यानी क्रिया जो है हमारी वो होने वाली थी परंतु हुई नहीं, उसको बोलेंगे हेतु हेतु मद भूतकाल। यही सबसे इंपॉर्टेंट भी है, आप देखोगे कि मोस्टली क्वेश्चन हेतु हेतु मद भूतकाल से आता है या फिर हेतु हेतु मद भविष्यकाल से आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी जो क्रियाएं हमारी भविष्य में होने वाली होंगी वो क्या होंगी, हमारी भविष्यकाल में आएंगी। इसके कौन कौन से टाइप हैं, इसके 3 टाइप हैं। पहला सामान्य भविष्यकाल, दूसरा संभाव्य भविष्यकाल और तीसरा हेतु हेतुमद भविष्यकाल। ठीक, ये 3 टाइप हमारे भविष्यकाल के हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है, सामान्य भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल क्या है, जिसमें सिंपल हमारे टेंस आएंगे, जैसे राम पढ़ेगा। ठीक, राम क्या है, पढ़ेगा, अभी ना वो पढ़ रहा है ना वो पढ़ा था, वो पढ़ेगा, भविष्य में राम पढ़ेगा। ठीक, तो ये इस टाइप के जो भी गा गी गे आएंगे वो सब क्या होंगे, हमारे सामान्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या होंगे, संभाव्य भविष्यकाल होंगे जहां पर हमारी संभावना होगी, जैसे संभवतः, संभवतः राम पढ़ेगा। कंफर्म नहीं है, यहां पर क्या था, कंफर्म पढ़ेगा, यहां पर क्या है, संभावना है कि संभवतः राम पढ़े या फिर संभवतः राम पढ़ेगा। इसको इस तरह से लिखते हैं कि संभवतः राम पढ़े, पढ़े भी आ सकता है और पढ़ेगा भी आ सकता है, कि संभवतः राम पढ़े या फिर संभवतः राम पढ़ेगा। ठीक, तो जहां पर भी इस टाइप की संभावना आए वहां पर क्या होगा, हमारा संभाव्य भविष्यकाल होगा। फिर क्या होता है हमारा हेतु हेतुमद, इसमें क्या होता है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है, यानी जब एक क्रिया हमारी हो जाएगी तभी हमारी क्या होगी, दूसरी क्रिया होगी। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम ले कि वह आए, वह आए तो मैं जाऊं, तो मैं जाऊं, उसका जाना किस पे निर्भर कर रहा है, इसके आने पर, यानी मेरा जाना जो है उसके आने पर निर्भर कर रहा है। तो एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर करता है, कि जब ये वाली क्रिया पूर्ण हो जाएगी तब ये क्रिया होगी, उसमें क्या होगा, हमारा हेतु हेतुमद भविष्यकाल होगा। जैसे और एग्जांपल लेकर इसके हम, कि स्कॉलरशिप मिले तो मैं पढ़ाई करूं, यानी स्कॉलरशिप मिलने का काम कंप्लीट होगा तो मैं पढ़ाई करूंगा। तो इस टाइप के जो भी सेंटेंस होंगे वहां पर हमारा क्या होगा बच्चों, हेतु हेतुमद भविष्यकाल होगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको ये बहुत चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोज़ को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए और मज़े में रहिए।